नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां नदी में फंसे 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू किया है। नदी में बही लड़की को भी रेस्क्यू किया गया है। युवती को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। विकास नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नदी में बही लड़की को रेस्क्यू किया गया है, जहां एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू किया है। तो युवती को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। विकास नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नदी में फंसे 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू किया है। तो नदी में बही लड़की को भी रेस्क्यू किया गया है। तो युवती को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। विकास नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नदी में फंसे 15 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। उनकी जान बचाने का प्रयास हुआ है। एसडीआरएफ की टीम ने अपनी तत्परता दिखाई है। स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू किया है। तो नदी में बही लड़की को भी रेस्क्यू किया गया है और पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो विकास नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में हुए हादसे के बाद पूरे गढ़वाल मंडल में एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलने जा रहा है। गौरीकुंड में हुए हादसे में यह स्पष्ट हो गया है कि नदियों के किनारे दुकानें बनाकर और अन्य माध्यम से अतिक्रमण कर पानी का रास्ता रोका गया, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ है। कमिश्नर गढ़वाल और सचिव आपदा गौरीकुंड का प्रभावित इलाके का दौरा कर लौट आए हैं। आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया, स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हादसे की बड़ी वजह है। इसके अलावा रेस्क्यू काम में मौसम बाधा बन रहा है। आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया है कि टिहरी हरिद्वार जिले के जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि नदियों का बहाव कम होने पर सर्च अभियान में तेजी लाई जाए। साथ ही साथ सभी 7 जिलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर नदियों अथवा खतरनाक स्थानों पर हुए अतिक्रमण को हटवाया जाए। गढ़वाल आयुक्त का साफ कहना है कि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहाँ पर किसी तरह की कोई भी राहत बचाव कार्यों में चूक नहीं हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद 2-3 बार जाने का प्रयास किया वहाँ पर, लेकिन वेदर बहुत ख़राब होने के कारण वो नहीं जा पाए थे। उसके बाद मैं और सचिव आपदा रंजीत सिन्हा जी और स्थानीय विधायक हम लोग गए थे वहाँ। तो वहाँ की जो भी रेस्क्यू बचाव चल रहा है, अभी वो केवल 3 डेड बॉडी ही मिली थी। कल शाम तक की रिपोर्ट यही थी हमारे पास। सभी ज़िले के और भी संबंधित जिलाधिकारी हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग के ज़िले में तो आता ही है, टिहरी को, पौड़ी को और हरिद्वार को बताया गया है कि वो लगातार इस पर निगाह रखें। अगर बहाव पानी का बहुत तेज़ अगर कोई बॉडी वहाँ तक जाती है तो उसको रिकवर करें। वहाँ की स्थिति ये है कि चूँकि रोड काफ़ी नैरो है और लोग रोजी रोटी के चक्कर में सड़क के और पहाड़ के बिल्कुल सटा कर अपनी कुछ लोग खाई की तरफ भी अपनी दुकानें एक छोटे एंगल आयरन पर टिका के रखी हैं, जो वास्तव में बहुत ही डेंजरस है। और इसको तत्काल जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए थे और हमने अपने सामने ही इसको हटवाने का कार्यक्रम शुरू करा दिया था। लगभग 150 से पौने 200 लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है। मंडल में भी इसी तरह का आदेश सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिया गया है कि ये सुनिश्चित करें। ये ठीक है कि उनकी रोजी रोटी प्रभावित होती है, लेकिन जीवन से अमूल्य और कोई चीज़ नहीं है। अगर जीवन रहेगा तो रोजी रोटी भी चलेगी और प्रशासन और शासन लगातार इसका ध्यान रखेगा कि उन्हें कौन और उपयुक्त स्थान हो सकता है जहाँ पर पुनर्स्थापित किया जा सके। अभी तो प्राथमिकता यही है कि जो राहत और बचाव कार्य है वो जल्दी से पूर्ण हो और उसके बाद उनको क्या क्या हम लोग सहायता दे सकते हैं वो उसके बाद ये सब निर्णय हो जाएगा। तो फिलहाल वस्तु स्थिति ये है वहाँ की। और मौसम भी थोड़ा सा प्रतिकूल हो रहा। कल दोपहर बाद भी वहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हुई, इस कारण कुछ देर के लिए राहत बचाव कार्य को रोकना पड़ा था। प्रातःकाल से फिर कार्य चल रहा है। गौरीकुंड में जो
उत्तराखंड में भारी बारिश से हुए जान माल के नुकसान का जायजा लेने मंगलवार को केंद्र से एक विशेष टीम उत्तराखंड आ रही है। टीम उत्तराखंड के हरिद्वार समेत प्रदेश में जिलेवार नुकसान का जायजा लेगी। केंद्रीय टीम के समक्ष उत्तराखंड शासन की टीम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सचिव आपदा रंजीत सिन्हा के मुताबिक हरिद्वार में बैठक के साथ ही टीम का काम शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि कल केंद्रीय टीम के समक्ष उत्तराखंड शासन जान माल के कुल नुकसान की रिपोर्ट सौंप सकते हैं। अभी हमने समीक्षा बैठक की है करीब डैमेज का, जो पूरे प्रदेश में डैमेज हुए हरिद्वार और अन्य ज़िलों में, उसका डैमेज असेसमेंट का हमने बैठक ली है। कल से हमारी जो केंद्र सरकार की टीम है असेसमेंट के लिए आ रही है, तो उससे पहले हमने एक मीटिंग किया कि क्या क्या डैमेज हुए हैं और किस तरह से हमको उनके सामने अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना है, अपने डैमेज को प्रस्तुत करना है। उत्तराखंड में 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, टिहरी और पौड़ी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर के में भी भारी बारिश की संभावना है। पिथौरागढ़ जिले के कई इलाकों के लिए भी येलो अलर्ट जारी है। प्रदेश भर में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश के आसार हैं। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो सकते हैं। तो मौसम विभाग ने बारिश के चलते जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। एक बार फिर से उत्तराखंड के कोटद्वार में पनियाली नदी ने तबाही मचाई है। इस बार पनियाली नदी का पानी विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में घुस गया। यहां पानी ने सेना कैंप के मुख्य गेट को ध्वस्त कर दिया तो कौड़िया पुल को भी जमींदोज कर दिया है। इसके अलावा पैदल मार्ग भी बह गया है। इससे लोगों के सामने आवाजाही करने में परेशानी खड़ी हो गई है। बता दें कि बीती 28 जुलाई की रात को पनियाली नदी के उफान में कौड़ियों में बना पुल धंस गया था। इस बार पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कौड़िया पार्षद सुभाष पांडे ने बताया कि बीती रात करीब 1 से 2 बजे के बीच पनियाली नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसकी चपेट में कौड़िया स्थित सेना कैंप का मुख्य गेट और काशीरामपुर जाने वाला मार्ग आ गया। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। प्रशासन की चेतावनी का भी लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही नैनीताल जिले के रामनगर में देखने को मिला, जहां बाइक सवार 3 लोग उफनते ढेला नदी को पार करते समय बह गए, लेकिन गनीमत रही कि तीनों बाइक सवार कुछ देर बाद खुद ही नदी से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। बताया जा रहा है कि लोगों के मना करने पर भी बाइक सवार जबरदस्ती नदी पार कर रहे थे। बताते चले कि भारी बारिश से ढेला नदी उफान पर बह रही है। बारिश होते ही नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार कई कानून बनाने पर विचार कर रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण समान नागरिक संहिता कानून है। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है, जिसके बाद जल्द ही उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता कानून बनने जा रहा है। तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है, मगर समान नागरिक संहिता कानून को लेकर संत समाज अब मुखर हो गया है। संत समाज केंद्र सरकार से इस कानून को जल्द बनाने की मांग कर रहा है। सोमवार को धर्मनगरी हरिद्वार की हड़की पैड़ी पर संत समाज द्वारा समान नागरिकता संहिता कानून के समर्थन में 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास किया गया। संतों ने कहा, उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। उसी की तर्ज पर केंद्र सरकार भी इस कानून को बनाए। इस कानून का संत समाज समर्थन करते हैं। हमारे देश में समान नागरिक कानून बने, इसके लिए उत्तराखंड राज्य ने पहल की है और उत्तराखंड राज्य का जो ड्राफ्ट है उस बिल का वो तैयार हो चुका है। उसी के समर्थन में आज हरिद्वार के सभी पूज्य संत, आश्रम, अखाड़े इसका समर्थन करने के लिए हरकी पौड़ी पर आए हैं। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस देश का पहला राज्य उत्तराखंड को बनाया है कि यहां पर समान नागरिक संहिता कानून लागू हो। और मैं इस अवसर पर इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी से भी संतों के माध्यम से ये आह्वान करता हूं
जिस देश की आवश्यकता यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको यथाशीघ्र लागू किया जाए। बहुत लंबे समय से यूसीसी की मांग चल रही थी और विभिन्न प्रांतों में इसकी योजना हुई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया और ऐसा माना जा रहा है कि जो उत्तराखंड का ड्राफ्ट है बहुत अच्छा ड्राफ्ट है और पूरे देश में ये मॉडल बनेगा और उन्होंने पूरा तैयार कर लिया है। बहुत जल्दी वह कानून का रूप ले लेगा, ऐसा यशस्वी उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया है। एक देश एक नागरिक कानून इस देश में लागू होना चाहिए और हमें खुशी है कि पहली बार केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने ये पहल की है। उन्होंने पूरे देश से समान नागरिक कानून के संदर्भ में विचार जाने हैं, समर्थन जुटाना प्रारंभ करा है। यूसीसी उसी तरह से जरूरी है जैसे व्यक्ति के लिए भोजन जरूरी है, व्यक्ति के लिए मकान जरूरी है, वैसे देश के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के अंदर एक विधान, एक संविधान और एक कानून बने, उसकी बहुत जरूरत है। ये सांकेतिक उपवास हमारा ये चल रहा है हर की पहले। तो समान नागरिक संहिता को लेकर अब संतों ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतर मामले भूमि से संबंधित रहे। इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, बिजली, पानी नगर निगम और एमडीडीए संबंधित शिकायतें मिली। जिलाधिकारी ने भूमि फ्रॉड के प्रकरण पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रकरणों पर समाधान हो सके, इसका निरंतर प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आसपास हमारे पास शिकायतें आई हैं जिसमें हमेशा की तरह बिजली, पानी, स्कूल, आपदा से रिलेटेड और लैंड से रिलेटेड इश्यूज हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कांग्रेस की आगामी राजनीतिक यात्रा के लिए खुद को तैयार बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की एक बड़ी राजनीतिक यात्रा प्रदेश में शुरू होने जा रही है, जिसके लिए सभी नेता तैयार हैं और प्रदेश कमेटी के अनुरोध पर इस यात्रा में राहुल गांधी भी आने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो कांग्रेस के लिए ऊर्जा देने की यात्रा कही जा सकती है। आज हम लोग सब लोग जो है एक बड़ी यात्रा, राजनीतिक यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और ये चुनाव से पहले की एक बड़ी राजनीतिक यात्रा होगी, राजनीतिक गतिविधि होगी जिसके लिए हम सब बैठ रहे हैं। और मुझे ये मालूम पड़ा है प्रदेश कांग्रेस के अनुरोध पर राहुल जी ने भी उसमें आना स्वीकार किया। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की और उस यात्रा की जो लाभ हैं वो आपके सामने है और निश्चित रूप से राहुल जी, प्रियंका जी उत्तराखंड की जो यात्रा है उसमें जब सम्मिलित होंगे उसका लाभ उत्तराखंड और देश। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सोमवार को बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेसी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस की लीडरशिप को इन्वाइट किया था, जिसमें उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव और कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा, आने वाले समय में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। हम कुछ दिन पहले माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी, केसी वेणुगोपाल जी ने उत्तराखंड की जो हमारी लीडरशिप है उसको इनवाइट किया था कि उत्तराखंड में किस तरीके से हमें कांग्रेस को आगे लेके जाना है। आने वाले चुनाव की तैयारियों के संबंध में भी बातें हुई थी। उसी में एक फैसला हुआ था कि हम आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली अभी, क्योंकि हम सभी
आज बुलाए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस कमेटी के लोग हैं सभी, उनसे हम सलाह करके एक व्रत जो हमारा प्रोग्राम होगा उसकी पूरी रचना करेंगे और उसके पश्चात हम आपको अपडेट करेंगे किस तरीके से, कहाँ से शुरू कर कहाँ पर उसको ख़त्म करेंगे। तो आज सुझाव का दिन है, पहले सुझाव लिए जाएंगे, उसके पश्चात। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित बड़ी बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक से पहले पार्टी में गुटबाजी का दौर जब देखने को मिला जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के कई बैनरों को ढक दिया गया। प्रदेश मुख्यालय में लगाए गए तमाम बैनर और पोस्टर में प्रीतम सिंह की कोई तस्वीर नहीं लगाई गई। इस पर प्रीतम सिंह ने कहा कि उनका वजूद उनके काम से है, जहां जहां भी उनके बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं वहां उसको हटा दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता हूँ। अब अगर हमारे किसी साथी ने मेरा पोस्टर लगा दिया, उससे अगर किसी को परेशानी होती तो निकाल देना चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अरे मैं तो कह रहा हूँ कि जिन पोस्टरों में मेरा फोटो लगा उसे भी हटा दो। उससे मेरा वजूद जो है फ्लैक्स में फोटो से नहीं है। अगर मेरा वजूद है तो मेरे अपने कार्यों से। मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ। द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन भिष्ट ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि सोमवार को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में अग्निवीर योजना के खिलाफ होने जा रही अहम बैठक में हिस्सा लेने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी पहुंचे। इस दौरान द्वाराहाट विधायक मदन भिष्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश प्रभारी को हटाए जाने की मांग उठाई है। तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कहते रहेंगे। भाई जब प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया, सीएलपी नेता हटा दिए, क्यों नहीं प्रभारी हटाए? तो आज भी कह रहे हैं हम कोई डर के राजी छोड़ जाते हैं। तो आ रहे तो आने दीजिए, स्वागत करेंगे हम उनका। ठीक आज की क्या, हम तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कहते रहेंगे। भाई जब प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया, सीएलपी नेता हटा दिए, क्यों नहीं प्रभारी हटाए? तो आज भी कह रहे हैं हम कोई डर के राजी छोड़ जाते हैं। तो आ रहे तो आने। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद जहां देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेताओं के साथ सही व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब हम सत्ता में थे उस वक्त विपक्ष के नेताओं की इज्जत हुआ करती थी। विपक्ष के नेता आज बोलता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी बोलते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म करा दी जाती है। विपक्ष के नेता का सम्मान जो है प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है और यहाँ विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोलने उड़ते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। यदि राहुल गांधी जी बोलते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त करवा दी जाती है। तो ये जो सब प्रपंच है, ये प्रपंच चीख चीख करके कह रहे हैं कि ये सत्ता अहंकारी है, दम्भी है, ये संविधान की हत्या करके। अटल उत्कृष्ट स्कूलों पर शिक्षक संगठनों की एक राय नहीं होने और प्रदेश में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के मौजूदा हालात से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा है कि शिक्षक संगठनों की मांग थी कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों की संबद्धता सीबीएसई से हटाकर उत्तराखंड रामनगर बोर्ड से कर दी जाए, जिस पर पूरे परीक्षण के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अटल उत्कृष्ट स्कूलों के बेहतर नतीजे नहीं आने के सवाल पर भी शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने साफ किया है कि शिक्षा महकमे द्वारा गर्मियों में कक्षाएं चलाने की बदौलत अटल उत्कृष्ट स्कूलों के परिणामों में 15% तक की बढ़ोतरी हुई है। तब अटल उत्कृष्ट स्कूलों का परिणाम 70 से 75% तक है।
ये उसमें ये मांग आई थी कि अटल उत्कृष्ट को रहने दिया जाए, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड से उनकी संबद्धता है वो संबद्धता रामनगर बोर्ड से कर दिया जाए। और इस तरह की और जगह से भी इस तरह की डिमांड आ रही हैं, लेकिन ये तो पूरा परीक्षण करने के बाद ही इसमें डिसाइड किया जाएगा क्या करना है, क्योंकि अभी सीबीएसई से ही वो संबंध हैं। और जहाँ तक दूसरी बात है, जो गर्मी में हम लोग कक्षाएँ चलवाई थी तो 15% से ज़्यादा हमारा रिजल्ट अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का सुधरा है। तो वो 70% से लेकर 75% तक हम पहुंच गए हैं। तो स्थिति संतोषजनक है। ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि अगर हम लोग प्रदेश भर में आईटीआई में बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और अब कौशल विकास विभाग प्रदेश में 13 आईटीआई को टाटा समूह के साथ मिलकर चलाने जा रहा है। कौशल विकास विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया है कि हम टाटा समूह के साथ प्रदेश के 13 आईटीआई का बॉन्ड करने जा रहे हैं। इस बॉन्ड के बाद टाटा समूह उन आईटीआई में 6 नए सोर्स बच्चों को पढ़ाएगा, जिसमें एआई जैसे एडवांस कोर्स भी होंगे। वहीं इसके बाद टाटा समूह में उन बच्चों की ट्रेनिंग भी होगी। आईटीआई के हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी स्किल का लेवल अच्छा हो, अपस्किल हो, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं, जो लेटेस्ट कोर्सेज हैं, उसमें उनकी ट्रेनिंग हो ताकि उनकी जॉब्स की संभावनाएं बढ़ें। और हमने 13 आईटीआई का अनुबंध हमने टाटा के साथ किया है, जिसमें कि हमारे तो कोर्सेज चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन टाटा उसमें फ्रेश नए 5 से 6 कोर्सेज ऐड करेगी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ होंगी। पूरी मशीन लाना, अपने टीचर्स लाना, ट्रेन करना, वो टाटा का दायित्व होगा। 5 साल में लगभग टाटा उसमें 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, 70 करोड़ रुपए हमारी सरकार इन्वेस्ट करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना।